13 जनवरी 2006 का समय था। अर्जेंटीना की एक फेमस बैंक से कुछ ही लुटेरे सारा पैसा, सोना और गहना लेकर फरार हो गए और ये अर्जेंटीना के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी चोरी है। दिन दहाड़े उन्होंने पुलिस को चकमा देकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये चोरी करते हुए किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन चोरों ने ये साबित कर दिखाया कि हम इंसानों के दिमाग में कितनी बुद्धि है। उन लोगों ने इस चोरी को इतने स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया कि 2020 में एक फिल्म बना दी गई जिसका नाम है हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी और ये फिल्म उन्हीं की सच्ची कहानी पर आधारित है। ये फिल्म आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट फिल्म होगी जो आपने देखी होगी। ये बात मैं बिना किसी डाउट के बोल सकता हूँ। फिल्म की शुरुआत में आप जिस आदमी को देखते हैं उसका नाम है फर्नांडो। चलिए मैं आपको फर्नांडो के बारे में बताता हूँ। वो एक महान चरित्र वाला आदमी है और इस फिल्म का मेन कैरेक्टर भी। आप लोग कुछ ही देर में समझ जाएंगे कि फर्नांडो को महान चरित्र वाला आदमी क्यों कहा जाता है। वो एक बहुत ही टैलेंटेड कलाकार है और उसे पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। वहीं दूसरी तरफ वो एक मार्शल आर्ट टीचर भी है जिसमें वो कुंग-फू और कराटे सिखाता है। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है कि ये महापुरुष एक सच्चे चोर हैं। चोरी करना उनका स्वभाव है। उसकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन फिर भी उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक कमी थी क्योंकि वो हमेशा से कोई ऐसा काम करना चाहता था जो पहले कभी किसी ने ना किया हो या फिर कभी किसी के दिमाग में भी ना आया हो। खैर, यही महापुरुष एक दिन रोड पर चल रहा था और बहुत जोर से बारिश हो रही थी। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए वो एक सिगरेट जला लेता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वहाँ से एक गाड़ी जाती है और रोड पे इकट्ठा हुआ बारिश का पानी उस पर गिर जाता है जिसकी वजह से उसकी सिगरेट बुझ जाती है। ये देखकर उसे थोड़ा गुस्सा आता है और वो बुझी हुई सिगरेट को नीचे फेंक देता है। तभी वो नोटिस करता है कि उसकी सिगरेट पानी में तैर रही है और एक दिशा में जा रही है। वो बहुत क्यूरियस होकर उसका पीछा करने लगा। फिर वो देखता है कि ये गटर के ढक्कन रोड के नीचे एक टनल से जुड़े हुए हैं ताकि शहर का सारा कूड़ा कचरा पानी के साथ मिक्स होकर टनल में से आसानी से बाहर चला जाए। वो गटर के ढक्कन ऊपर की तरफ बने हुए थे जिससे उसकी नजर ढक्कन से हटकर सामने जाती है तो वो देखता है कि वहाँ अर्जेंटीना के एक फेमस बैंक की ब्रांच है जिसका नाम है बैंक ऑफ रियो। अब वो गटर के ढक्कन को देखते हुए आगे बढ़ता है और वहाँ पहुँचता है जहाँ पर वो टनल का एंड हो रहा था। वहाँ उस एरिया का सारा पानी टनल से होकर बाहर जा रहा था। ये देखकर वो उस टनल के किनारे बैठ गया और वहाँ बैठकर उसने अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी का प्लान बनाया। अगले दिन वो अपने एल नाम के दोस्त के पास जाता है और चोरी का पूरा प्लान उसे बताता है। एल एक सिविल इंजीनियर है और वो मशीन बनाने में एक्सपर्ट है। सारी बातें सुनने के बाद एल कहता है, तुमने जो प्लान बनाया है वो नो डाउट बहुत अच्छा है लेकिन मेरे पास इसके लिए जरूरी उपकरण नहीं है और इस प्लान में बहुत सारे पैसे लगेंगे जो हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले तुम किसी ऐसे आदमी को ढूंढो जो हमारे प्लान में इन्वेस्ट करे, मतलब हमें पैसे दे। फिर एल फर्नांडो को डॉक नाम के एक आदमी से मिलने के लिए कहता है। फिर फर्नांडो डॉक से मिलता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है लेकिन मैं पैसों का अरेंजमेंट कर सकता हूँ। फिर वो फर्नांडो को मारियो के पास जाने के लिए कहता है जो शायद पैसे दिलाने में उनकी हेल्प कर सकता है। अब अगले सीन में हम मारियो को देखते हैं जो एक टूर पैकेज के लिए $2000 लेकर ट्रैवल एजेंसी में आता है। हालांकि ये मारियो देखने में बहुत स्वीट है लेकिन एक्चुअल में ये बहुत बदमाश है और स्कैमर भी। ट्रैवल एजेंसी के रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की से ये कहता है कि तुम्हारी फीस $2000 है, राइट? तब वो लड़की कहती है, अरे सर नहीं, हमारी फीस तो सिर्फ $200 है। फिर मारियो कहता है, अच्छा, मैंने तो सुना था तुम्हारी फीस $2000 है, इसलिए मैं अपने साथ इतने सारे पैसे लाया हूँ। अब प्लीज ये सारे पैसे तुम रख लो क्योंकि मैं अपने घर से घूमने के लिए निकला हूँ और इतने सारे पैसे लेकर घूमना ठीक नहीं रहेगा। मैं कल तुमसे आकर ये पैसे लूंगा। ये सुनकर लड़की मान जाती है और उसके पैसे अपने पास रख लेती है। फिर उसी रात मारियो ट्रैवल एजेंसी के ऑफिस की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। बेसिकली वो ये पहले से जानता था कि वो लड़की पैसों से भरा लिफाफा एक लॉकर में रख देगी। मारियो ने बड़ी चालाकी से उस लिफाफे के अंदर एक सेंसर रख दिया था ताकि उसे सेफ्टी लॉकर की लोकेशन पता चल जाए। तो वैसे ही उसके प्लान के अकॉर्डिंग वो सेफ्टी लॉकर ढूंढ लेता है और वहाँ से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अब मारियो अपनी बेटी के पास जाता है और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और कभी कभी उससे मिलने जाता रहता है। लेकिन उसने कभी अपनी बेटी को ये नहीं बताया था कि वो वास्तव में क्या काम करता है और इसी वजह से उसकी बेटी, जिसका नाम लूसिया है, मारियो से बहुत नाराज है। इसीलिए वो जब भी लूसिया से मिलने जाता है तो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाता है।
अब अगली सुबह फर्नांडो मारियो से मिलने आता है और मारियो से कहता है, मैंने सुना है तुम छोटी मोटी चोरी करते हो, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्यों ना हम लोग मिलकर कोई ऐसा काम करें जिससे हमें फ्यूचर में कभी पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। फिर मारियो कहता है, चोरी करना भी एक कला है, इसीलिए तुम मुझे एक चोर की बजाय पेशेवर कलाकार कह सकते हो। उसके बाद फर्नांडो उसे बैंक ऑफ रियो लेकर जाता है और जाते हुए उसे बताता है, उस बैंक में बहुत सारे छोटे छोटे लॉकर हैं और हम लोग उन लॉकर से ही पैसा चुराएंगे। फिर वो दोनों बैंक के सामने उस गटर के ढक्कन के पास जाते हैं जिसके सामने एक दिन पहले फर्नांडो खड़ा था। फर्नांडो ने अपने जेब से एक मेजरमेंट टेप निकाली और उस ढक्कन का नाप लिया। फिर वो एक रस्सी उस ढक्कन के अंदर फेंक कर मारियो के साथ टनल के अंदर जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो रस्सी दिखाई देती है। फिर फर्नांडो मारियो को बताता है कि अब हम बैंक ऑफ रियो के ठीक नीचे खड़े हैं। उसके बाद अगले दिन मारियो, फर्नांडो और डॉग तीनों एक साथ बैठकर प्लान बनाते हैं कि वो लोग टनल के अंदर से बैंक ऑफ रियो तक की एक सुरंग बनाएंगे और बैंक के लॉकर तक पहुंचेंगे। लेकिन उन्हें उस टनल से बैंक की दूरी नहीं पता थी और सबके सामने उस दूरी का पता लगाना पॉसिबल नहीं था। तो डॉग अब एक साइकिल लेता है और गटर के ढक्कन से बैंक तक जाता है। साइकिल के टायर पर निशान लगाता है और टायर के घूमने की संख्या गिनता है और पता लगा लेता है कि टनल से बैंक की दूरी कितनी है। अब अगले दिन फर्नांडो और उसका दोस्त एल बैंक में जाते हैं क्योंकि चोरी करने के लिए उनका ये जानना बहुत जरूरी था कि बैंक में कौन सी चीज कहाँ रखी है, क्योंकि वो लोग ऐसा नहीं करते तो उनकी प्लानिंग काम नहीं करेगी। फिर एल अकाउंट खुलवाने के बहाने रिसेप्शन पर बात करने लगता है और फर्नांडो चुपचाप अपने कैमरा से बैंक की हर जगह की फोटो लेने लगता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने फर्नांडो को फोटो लेते हुए देख लिया और उस गार्ड ने तुरंत पुलिस को बुला लिया। फिर जब पुलिस की गाड़ी बैंक के बाहर आई तो फर्नांडो को अंदाजा हो गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो वहां से उठकर चलने लगता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आई एम सॉरी सर, लेकिन आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी गार्ड उसे बैंक के निचले हिस्से में बैंक के एक सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं। लेकिन ये भी उनकी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था, क्योंकि वो खुद से उस कमरे में नहीं जा सकते थे। उस कमरे में जाने की परमिशन सिर्फ बैंक के कर्मचारियों को ही थी। फिर पुलिस वाले ने उसका कैमरा चेक किया, लेकिन उसे उसके कैमरे में कोई फोटो नहीं मिली, क्योंकि फर्नांडो ने पहले ही कैमरा का मेमोरी कार्ड निकालकर अपने पास छुपा लिया था। और जब पुलिस को कुछ मिला ही नहीं तो उन्होंने फर्नांडो को छोड़ दिया। अब जब उनके पास बैंक की सभी जगह की फोटो आ चुकी थी तो उनके लिए अब चोरी करना और भी आसान हो गया था। फिर फर्नांडो ने कागज के एक टुकड़े पर सुरंग का नक्शा बनाया और कैलकुलेशन करके बताया कि सुरंग को किस एंगल पे और कितना गहरा खोदना पड़ेगा। इससे पता चलता है कि वो लोग अपना काम कितनी बखूबी से कर रहे थे। फिर फर्नांडो मारियो को बताता है कि हम बैंक से जो पैसा चोरी करेंगे उसका इंश्योरेंस होता है, जिससे हम पैसा चुरा भी लेंगे तो आम लोगों को इसका कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज का होगा, क्योंकि बैंक से पैसा चोरी होने के बाद इंश्योरेंस कंपनीज ही बैंक के कस्टमर्स को उनके चोरी हुए पैसों का मुआवजा देगी। दरअसल वो आम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। खैर, तभी फर्नांडो का दोस्त एल सुरंग बनाने के सभी उपकरणों के साथ आता है और मारियो ने इन सभी उपकरणों को खरीदने के लिए पैसा दिया था। इसीलिए वो बहुत टेंशन में होता है कि कहीं उसका सारा पैसा डूब ना जाए, क्योंकि फर्नांडो ने बैंक के अंदर जाने का प्लान तो बना लिया था, लेकिन बैंक के अंदर मौजूद सेफ्टी लॉकर्स को खोलने के लिए उसके पास कोई प्लान नहीं था। फिर वो सभी लोग टनल के अंदर जाकर सुरंग बनाने का काम शुरू करते हैं। वो सुरंग के एंगल को लेजर से ठीक करते हैं। फिर बाद में उस दिन एल्बर्ट नाम का एक और आदमी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। उसे चोरी के बाद उन्हें और सारे पैसों को बैंक के सामने से दूसरी जगह पर ले जाने का काम दिया गया था। फिर सभी लोग एक साथ बैठते हैं और फर्नांडो बताता है कि बैंक के अंदर सेफ्टी लॉकर को हम वेल्डिंग मशीन से खोलेंगे, लेकिन इस काम में हर एक लॉकर को खोलने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा और हम सिर्फ 7 घंटे ही बैंक के अंदर रहेंगे, इसलिए हम ज्यादा पैसा नहीं चुरा सकते। फिर फर्नांडो मारियो को कहता है कि तुम एक दिन बैंक में जाओ और जाकर देखो कि वो सेफ्टी लॉकर काम कैसे करता है। फिर अगले दिन मारियो बैंक ऑफ रियो की किसी दूसरी ब्रांच में जाता है और बैंक अकाउंट खुलवाने के बहाने ये देखता है कि वहाँ के सेफ्टी लॉकर कैसे काम करते हैं। वो दूसरे बैंक में इसलिए जाता है ताकि किसी को उन पर शक ना हो। बैंक में चोरी करने के बाद पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए एक गाड़ी की जरूरत होती है, इसीलिए उनके ग्रुप में से कोई एक बंदा गाड़ी चुरा कर ले आता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और ये देखकर वो सब बहुत डर जाते हैं, क्योंकि उनके पास उस गाड़ी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और उन्हें लगता है
कि वो लोग आज पकड़े जाएंगे। फिर एल्बर्ट और उसकी वाइफ वहाँ से आते हैं और पुलिस वालों को बताती है कि ये लोग हमारे दोस्त हैं और हमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। दरअसल एल्बर्ट की माँ ने उस गाड़ी को अपने घर के बाहर काफी देर से खड़ा देखा तो पुलिस को बुला लिया था। ये देखकर मारियो और टीम के बाकी मेंबर एल्बर्ट से बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि एल्बर्ट ने अपनी वाइफ को भी प्लान के बारे में बता दिया था, लेकिन वो सभी को बताता है कि उसकी वाइफ उसके प्लान के बारे में किसी और को नहीं बताएगी, क्योंकि वो उसके सारे काम जानती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुरंग खोदने का काम खत्म हो चुका है, लेकिन फर्नांडो को अभी तक बैंक के सेफ्टी लॉकर को खोलने का कोई तरीका समझ नहीं आया। तो मारियो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इस चोरी में उसने अपने काफी पैसे खर्च कर दिए थे। फिर हम देखते हैं कि फर्नांडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छत पर लेटे हुए अच्छा समय बिता रहा है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड के एक वर्ड ने उसे एक शानदार आइडिया दिया। वो तुरंत भागकर मारियो के पास आता है और उसे बताता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम्हें पता है, बैंक जब खुला होता है तो वहाँ एक टाइप की सिक्योरिटी होती है, और जब बैंक बंद होता है तो वहाँ दूसरे टाइप की सिक्योरिटी होती है। बैंक के दरवाजे के सामने किसी भी तरह की चोरी को रोकने के लिए सिक्योरिटी होती है, और सुरंग के रास्ते से चोरी रोकने के लिए अलग से सिक्योरिटी होती है। लेकिन कभी किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि दोनों तरफ से एक साथ चोरी को कैसे रोका जाए। हमने पहले ये डिसाइड किया था कि जब बैंक बंद होगा तब हम सुरंग के रास्ते से बैंक के अंदर जाएंगे, लेकिन अब मैंने प्लान बदल दिया है। अब हम बैंक में चोरी करने के लिए तभी जाएंगे जब बैंक खुला रहेगा। तब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हर दिन बैंक में बहुत सारे लोग आते हैं और अपना पैसा सेफ्टी लॉकर में रखते हैं, और इस समय सेफ्टी लॉकर में कोई अलार्म भी नहीं होता। पुलिस को ये लगेगा कि हम कॉमन चोर हैं और हम यहाँ केवल कैश चुराने के लिए आए हैं, और हम पुलिस वालों को ये यकीन दिलाएंगे कि हम लोग मेन गेट से बाहर निकलेंगे। इस वजह से सभी का ध्यान मेन गेट पे लगा रहेगा और सुरंग पे किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि हम लोग बैंक के अंदर तो मेन गेट से जाएंगे, लेकिन बाहर हम सुरंग से निकलेंगे। मारियो को यह आइडिया बहुत पसंद आता है। अब चोरी का दिन आता है। उन सभी ने अपनी उंगलियों पे गोंद लगा लिया ताकि उनकी उंगलियों के निशान समझ में ना आ सके। फिर एल टनल में जाता है और अपना काम शुरू करता है। फर्नांडो अपना भेष बदलकर बैंक के अंदर जाता है। फिर मारियो और डॉग दूसरी कार में आते हैं और बैंक में एंटर करते हैं। बैंक पहुंचने के बाद वो अपना मास्क उतार देते हैं। मारियो फर्स्ट फ्लोर पर जाता है और अपनी बंदूक से सभी लोगों को डराकर बंधक बना लेता है और सभी लोगों को जमीन पर लेटने के लिए बोलता है। इसी बीच फर्नांडो और एल्बर्ट ग्राउंड फ्लोर पे वही काम कर रहे थे, तो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने सीसीटीवी कैमरा में ये सब कुछ देखकर लोकल पुलिस को बुला लिया। ये सारी बातें सिर्फ फर्नांडो को ही पता थी। इसी बीच ऊपर के फ्लोर पर मारियो कैशियर को बंदूक दिखाता है और उसे सारा कैश निकालकर एक ब्रीफ केस में भरने के लिए बोलता है, ताकि पुलिस को लगे कि ये सब पैसे के लिए कर रहे हैं। एल्बर्ट बाहर जाता है और बैंक के सभी दरवाजे बंद कर देता है ताकि कोई भी बाहर से अंदर ना आ सके। फिर वो एक आदमी को बंदूक की नोक पर अपने साथ ले जाता है और पुलिस के सामने से बड़े आराम से निकल जाता है। और पुलिस को लगता है कि उनके पास बहुत सारा गोला बारूद है और उन्होंने बहुत सारे लोगों को अंदर बंदी बना रखा है, इसीलिए अगर पुलिस अंदर घुसने की कोशिश करेगी तो कोई भी नहीं बचेगा। इसके बाद वो दोबारा बैंक के अंदर आ जाता है। फिर वो लोग एक लेडी के सर पर बंदूक रखते हैं और सिक्योरिटी रूम से उस गार्ड को बाहर निकलने के लिए बोलते हैं, जिसने सीसीटीवी देखकर पुलिस को बुलाया था। गार्ड ये देखकर डर जाता है और नीचे आ जाता है। तभी किसी ने जाकर सिक्योरिटी रूम के सारे कैमरा तोड़ दिए और गार्ड की बंदूक से फायर करके उसका फोन छीन लिया। फिर वो उस गार्ड को कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम बाहर जाओ और अगर पुलिस को हमसे बात करनी है तो उन्हें इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहना। फिर वो गार्ड को बैंक के बाहर छोड़ आते हैं। ये देखकर पुलिस बहुत हैरान होती है, क्योंकि उन्होंने ऐसे चोर पहले कभी नहीं देखे थे। पुलिस को ये लगता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड भी उन चोरों के साथ मिला हुआ है, इसी वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर फर्नांडो एक वैनिटी रूम में अलमारी को हटा रहा था। इसी बीच उसके दोस्त एल ने दीवार तोड़ दी और बैंक में घुसने का रास्ता ढूंढ लिया, और ये लोग अपने साथ एक ओपनिंग डिवाइस लेकर आते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एल ने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जो सिर्फ 3 सेकंड में उस लॉकर को ओपन कर सकता था। फिर वो बैंक के सभी लॉकर्स को खोलना शुरू करते हैं। पहले कुछ लॉकर में से कैश निकलता है और बाकी कुछ लॉकर में से गोल्ड निकलता है। दूसरी तरफ मारियो बैंक के अंदर सभी लोगों को धमका रहा था। वो अपनी चोरों की टीम का लीडर लग रहा था।
थोड़ी देर बाद उस फोन पर मारियो को एक कॉल आती है, मेरा मतलब उसी फोन पे जो मारियो ने उस गार्ड से छीना था। वो कॉल पुलिस वालों ने किया था। तो फिर मारियो कॉल उठाता है और पुलिस से बात करनी शुरू करता है। तभी मारियो देखता है कि कुछ पुलिस वाले बैंक की छत पर बंदूक लेकर खड़े हैं। मारियो पुलिस कैप्टन से कहता है कि उन्हें अभी के अभी नीचे उतरने को बोलो, वरना हम अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देंगे। ये सुनकर कैप्टन ने अपने सभी पुलिस कर्मियों को नीचे आने को कहा, लेकिन कैप्टन ने चुपके से 2 पुलिस वालों को दूसरी बिल्डिंग की छत पर भेज दिया। फिर कैप्टन ने मारियो से पूछा कि तुम चाहते क्या हो। फिर मारियो ने कहा कि वो डिस्ट्रिक्ट एडॉन से बात करना चाहता है। पुलिस कैप्टन उसकी ये बात मान लेता है। इसी बीच 1 घंटे के अंदर ही फर्नांडो और एल ने काफी सारे लॉकर तोड़ दिए थे। फिर पुलिस कैप्टन ने मारियो को दोबारा फोन मिलाया और उससे कहा कि तुम लोग सरेंडर कर दो, क्योंकि तुम लोग चाहे कितना भी चालाक क्यों ना बन लो, हमसे बच नहीं पाओगे। फिर पुलिस कैप्टन उसे वकील लाने के लिए भी कहता है। ये सुनकर मारियो कहता है कि वो अपनी टीम से बात करके बताएगा। वहीं फर्नांडो ने अब काफी सारे लॉकर खोल लिए थे और पुलिस बैंक के बाहर बेबस होकर खड़ी हुई थी। तभी बैंक के अंदर एक बुजुर्ग महिला का फोन बजा। वो महिला कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है, इसीलिए शायद बहुत से लोग उसे विश करने के लिए कॉल कर रहे हैं। ये सुनकर वो लोग उस महिला का जन्मदिन मनाते हैं और उन्हें चॉकलेट भी देते हैं और उनको बर्थडे के गिफ्ट के रूप में बैंक से बाहर छोड़ आते हैं। वो महिला बाहर जाती है और कहती है वो लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरा जन्मदिन मनाया और मुझे छोड़ भी दिया। तभी खिड़की के सामने बैठकर मारियो ने पुलिस कैप्टन को कॉल लगाया। फिर मारियो कहता है कि मैंने 15 साल जेल में बिताए हैं और अब मैं फिर से जेल नहीं जाना चाहता, इसीलिए तुम लोग अगर मुझसे ये वादा करते हो कि मुझे फिर से जेल में नहीं भेजोगे तो मैं सरेंडर कर दूंगा। ये बात सुनकर पुलिस कैप्टन उसकी ये बात मान जाता है। तभी मारियो देखता है कि उसके सामने 2 पुलिसकर्मी बंदूक से उस पर निशाना लगाए खड़े हैं। तो ये देखकर मारियो कैप्टन से कहता है कि अपने आदमियों को वहां से हटने को कहो। दरअसल मारियो खुद ये चेक कर रहा था कि पुलिस उसकी बात मानती है या नहीं। मारियो की बात मानकर पुलिस कैप्टन ने तुरंत अपने स्नाइपर्स को वहां से हटने को कहा। फिर वहां डिस्ट्रिक्ट एडॉन आता है, लेकिन मारियो उसे गालियां देनी शुरू कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस आदमी की वजह से पूरे 15 साल जेल में रहना पड़ा, इसलिए मुझे अपने वकील से बात करनी है। दरअसल मारियो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो पुलिस को अलग अलग तरीकों से बेवकूफ बनाकर थोड़ा और टाइम निकाल ले, ताकि उसके साथियों को लॉकर खोलने के लिए और टाइम मिल जाए। मारियो को ये सब बातें फर्नांडो ने पहले ही सिखा दी थी कि पुलिस को कैसे बिजी रखना है। फिर पुलिस कैप्टन मारियो से उसके वकील का नंबर मांगता है, तो मारियो उसे बैंक में कैद किसी एक आदमी का फोन नंबर दे देता है। फिर जब उस नंबर पर कॉल आती है तो वो खुद ही वकील बनकर अपनी आवाज बदलकर बात करता है। फिर से उसके ये सब काम करने के पीछे एक ही कारण था कि वो कैसे भी पुलिस को बिजी रखे और अपने साथियों के लिए और टाइम निकाल ले। फाइनली जब वो सारे लॉकर्स खाली कर देते हैं तो वो सारा पैसा सुरंग में ले जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और जाने से पहले वो अपनी सारी गन्स को वहीं छोड़कर जाते हैं। यहाँ एक और दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने जितनी भी गन्स का इस्तेमाल करा था वो सभी नकली थी, यानी बच्चों की टॉय गन्स। ये भी फर्नांडो के प्लान का ही एक हिस्सा था। उसने ये नकली गन्स जानबूझकर रखी थी ताकि अगर वो पकड़े भी जाते तो अवैध हथियार रखने पर उन्हें कोई सजा नहीं होती और वो सिर्फ चोरी के आरोप में ही जेल जाते। खैर उसके बाद वो सभी एक एक करके सुरंग के रास्ते से अंदर जाने लगते हैं। फिर वो सुरंग को छुपाने के लिए उसके सामने फिर से वही अलमारी एक रस्सी की मदद से लगा देते हैं। उधर बैंक में बंदी बने सभी लोगों को एहसास होता है कि वहाँ अब कोई नहीं है और चोर बैंक से बाहर जा चुके हैं। फिर वो सभी लोग एक एक करके बैंक से बाहर आने लगे। ये देखकर पुलिस कैप्टन हैरान रह गया। तभी उनकी नजर बैंक के सामने गटर के एक ढक्कन पर पड़ी और वो समझ गया कि ये लोग सुरंग बनाकर बैंक से भागे हैं, क्योंकि बैंक के अंदर जाने और बाहर निकलने का एक ही रास्ता था। पुलिस कैप्टन ने तुरंत अपनी एक टीम को टनल के अंदर भेजा, मतलब जहाँ से वो लोग भाग रहे थे, और कैप्टन अपने साथ एक टीम को लेकर बैंक के अंदर जाता है। इसी बीच फर्नांडो अपनी टीम के साथ उस सुरंग से बाहर आ जाता है और जो कुछ भी उन्होंने चुराया था उसे वो एक स्पीड बोट पर डाल देते हैं। दरअसल फर्नांडो ने उस सुरंग के पानी को एक बांध बनाकर रोका था ताकि उन्हें यहाँ बोट चलाने के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। इसी बीच कैप्टन बैंक के अंदर घुस जाता है और उनकी बनाई हुई सुरंग को भी ढूंढ लेता है। हालांकि सुरंग के सामने एक बॉम्ब रखा हुआ था। इसी बीच कैप्टन को पता चलता है कि चोर अपनी सभी गन्स वहीं छोड़ गए थे और वो सारी गन्स नकली थी।
तभी कैप्टन को एहसास होता है कि सुरंग पे लगा वो बॉम्ब भी नकली है। ये देखकर कैप्टन उस बॉम्ब को वहाँ से हटा देता है। फिर वो लोग टनल के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि वहाँ कोई भी नहीं था। फिर कैप्टन देखता है कि सुरंग पानी को रोकने के लिए एक बांध के रूप में बनाई गई थी। वो समझ गया कि ये चोर टनल से बाहर नहीं गए, इसके बजाय वो शहर की ओर गए हैं और इस शहर में हजारों गटर के ढक्कन हैं, इसलिए कोई नहीं बता सकता कि वो चोर किस ढक्कन से बाहर निकलेंगे। इसीलिए पुलिस कैप्टन ने शहर के सभी गटर के ढक्कन के पास पुलिस का पहरा लगा दिया। इसी बीच फर्नांडो कुछ ही देर में एक ढक्कन के पास आ गया और उस ढक्कन के ऊपर उनकी गाड़ी खड़ी थी। गटर का वो ढक्कन खोलकर एक एक कर सभी लोग उस गाड़ी के अंदर घुस गए, लेकिन तभी वहाँ पुलिस की 2 गाड़ियां आ गई, जिसे देखकर वो सब लोग बहुत डर गए और सोचने लगे कि उनका बना बनाया प्लान और उनकी सारी मेहनत अब बेकार हो जाएगी। लेकिन पुलिस की गाड़ी वहाँ से चली गई। इसी बीच बैंक के अंदर मौजूद हर कोई ये देखकर हैरान रह गया कि 3-4 चोरों ने नकली बंदूकें दिखाकर बैंक लूट लिया। उसके बाद फर्नांडो और उसके सभी साथी घर लौट आए और चोरी का सारा पैसा उनके सामने रखा हुआ है। फिर सब मिलकर गीले पैसों को सुखाने लगते हैं और चुराए गए पैसों को आपस में बांट लेते हैं। उसके बाद काफी समय बीत गया। वो अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे क्योंकि उनके पास अब बहुत सारा पैसा है। उनकी पूरी लाइफ बिना कोई मेहनत किए सुख और शांति से गुजर सकती है। लेकिन यहाँ हम एल्बर्ट को देखते हैं जो कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर रहा था। वो हर दिन एक नई लड़की के साथ घूमता था और एक दिन उसकी वाइफ ने उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए देख लिया और तभी रियल डिजास्टर हुआ। एल्बर्ट की वाइफ उसे सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास गई और उन्हें बैंक लूटने की जानकारी दे दी। देखा, इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। फिर पुलिस ने एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से सारा पैसा ले लिया। इसके बाद एक एक करके पूरी टीम को पुलिस ने पकड़ लिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि मारियो से उसकी बेटी मिलने आती है। वो अपनी बेटी से कहता है कि वो फिर कभी ये काम नहीं करेगा, लेकिन उसने बहुत बार ऐसे वादे किए हैं, इसलिए उसकी बेटी उस पर विश्वास नहीं करती और चली जाती है। एंड के सीन में हम फर्नांडो को जेल से बाहर आते हुए देखते हैं और बाहर एक नई कार में मारियो उसे लेने आया था। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए।